नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको पुनः डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी कंकाल सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सब से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी कंकाल। मेडिकल के कोर्स में सभी छात्रों की 4th ईयर में 15 दिन के लिए मानसिक रोगों से परिचित होने व सैंपल मानसिक रोगियों से रूबरू होने के लिए मानसिक चिकित्सालय में पोस्टिंग होती थी। उस समय किसी भी मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोगियों के इलाज का समुचित प्रबंध नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र आगरा में ही एक मानसिक चिकित्सालय यानी कि मेंटल हॉस्पिटल था। अतः प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को बारी बारी से गर्मी की छुट्टियों में आगरा जाना होता था। अतः हम लोगों को भी 15 दिन के लिए आगरा जाना पड़ा। ये यात्रा कुछ लोगों के लिए टूरिज्म का आनंद देती, कुछ को रोमांस का अवसर और कुछ के लिए ये एक आर्थिक कष्ट का अवसर भी होता। कानपुर से आगरा जाने के लिए ट्रेन से लगभग 5 घंटे का समय लगता था। खिड़की से बाहर के दौड़ते दृश्यों में कितनी देर मन रम पाएगा, ये सोचकर मैंने बुक स्टॉल से एक कहानी की किताब खरीद ली। रास्ते में जब यात्रा के उत्साह की जगह ऊबने ले ली तो सभी ऊँघने लगे। मैंने एक संक्षिप्त झपकी के बाद पढ़ने के लिए खरीदी हुई पुस्तक निकाली। उसके मुखपृष्ठ पर लिखा था, भूतों की भभूति नहीं होती। जो भूतों को मानते हैं वो इसे सुपर नेचुरल मानते हैं। फिर लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सुपर नेचुरल कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से एक है पिंजर। गुरुदेव और भूतैली कहानियाँ। मैंने सबसे पहले पुस्तक में से वही कहानी पढ़ी। किराए के कमरे में रहते नवयुवक के पास रात में एक भूत की छाया आती है। पहले तो वो छाया मात्र पिंजर दिखाई पड़ती है, परंतु धीरे धीरे वो एक अति सुंदर नारी के रूप में आ जाती है। वो पहले अपनी सुंदरता के बारे में नवयुवक से पूछती है और बाद में अपनी स्वयं की प्रेम कहानी बताती है कि किस प्रकार वो अधूरे प्रणय व प्रणय ईर्ष्या के चलते अपने प्रेमी को जहर दे देती है और स्वयं भी जहर पीकर मर जाती है। बड़ी हृदय स्पर्शी कहानी थी। कई दिन तक मेरे दिल और दिमाग पर उसका असर रहा। मेंटल हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले हमें 15 दिन में पढ़ाए जाने वाले विषयों की एक लिस्ट दी गई। हम सब आश्चर्यचकित थे कि उस लिस्ट में सबसे पहला लेक्चर एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी का था। ये विषय हम 2nd ईयर में ही पास कर चुके थे। ये बहुत ही उबाऊ व नीरस विषय माना जाता था। उसे फिर से झेलना पड़ेगा, ये सोचकर हम आतंकित थे। कुछ चुहलबाज छात्र प्रसन्न थे कि एनाटॉमी के टीचर से मस्खरी और चुहल करने का मौका मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनाटॉमी के टीचर का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। कक्षा में आते ही उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को बताया कि वो भी हमारी ही तरह कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इस प्रकार पहले ही वाक्य से हम लोगों से एक तारतम्य स्थापित कर लिया। उसके बाद उनके धारा प्रवाह लेक्चर से हम सभी इस विषय में डूब गए। ये उनकी ही क्षमता थी कि जिस विषय को हम सब नीरस और उबाऊ मानते थे वो एकाएक इतना आकर्षक बन गया था। एकाएक अगली पंक्ति के कुछ कुशाग्र छात्रों में कुछ खुसफुसाहट होने लगी। टीचर ने रुककर कारण पूछा। छात्रों ने बताया कि एक तथ्य जो अभी अभी आपने बताया वो सही नहीं है। टीचर ने हंसते हुए कहा, वेरी गुड, मैं अपने लेक्चर में कुछ तथ्य से हटकर भी बोल देता हूँ, मात्र ये देखने के लिए कि आप सब सो तो नहीं रहे हैं। और हर बार जब छात्र उस गलती को पकड़कर टोकते हैं तब मैं आश्वस्त होता हूँ कि आप सबका ध्यान लेक्चर पर है। ये शॉक ट्रीटमेंट सभी छात्रों को बहुत भाया। लेक्चर खत्म होने तक हम सभी उन टीचर के पूर्ण रूप से भक्त हो चुके थे। टीचर जब क्लास छोड़कर जाने लगे तब सभी छात्रों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद का क्लास मेंटल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक का था।
उन्हें हम लोगों को मानसिक रोगों के विषय प्रवेश के बारे में बताना था। अधीक्षक ने क्लास में आते ही छात्रों से प्रश्न किया, पिछला क्लास आप सबको कैसा लगा? आप उस टीचर के मूल्यांकन में कितने स्टार देंगे? पूरी क्लास ने समवेत स्वर में कहा, 4 स्टार। अधीक्षक प्रसन्नता से हंसे। उसके बाद अधीक्षक ने मानसिक रोगों का वर्गीकरण समझाया। उन्होंने बताया कि मानसिक रोगों में सबसे ज्यादा जो बीमारी पाई जाती है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ये मानसिक असंतुलन विभिन्न तरह से प्रस्तुत होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस रोग से ग्रसित रोगी हमसे मिलता है तो भी हम उसे पहचान नहीं पाते। फिर एकाएक उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप में से किसी को ऐसे रोगी से रूबरू होने का मौका मिला है? सभी छात्रों ने नकारते हुए न में सिर हिलाया। अधीक्षक ने और भी अधिक मुस्कुराते हुए कहा, पिछली क्लास के आपके विद्वान टीचर स्वयं इस रोग से ग्रसित हैं और पिछले 8 सालों से इस अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी छात्रगण इस रहस्योद्घाटन से हतप्रभ थे। इस शौक से ऊबचूब हो रहे थे, बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि अधीक्षक ने कहा, आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम दैनिक जीवन में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से कुछ लोग मानसिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं। वैसे यह भी सत्य है कि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी हताशा, असफलता या किसी प्रिय की मृत्यु की वजह से विषाद या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। परंतु हमारा सामाजिक ढांचा, पारिवारिक सहारा और स्वयं अपना आत्मबल इससे बाहर निकलने में सहायक होता है। यदि ये सपोर्ट सिस्टम प्रभावी ना हो, जैसा कि पाश्चात्य समाज में होता है, ये विषाद स्थायी हो सकता है। ऐसा ही कुछ इन डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ है। आप लोगों की केस स्टडी में इन्हीं डॉक्टर साहब का केस रखा गया है। थोड़ी ही देर में आपको आपकी सीट पर ही डॉक्टर साहब की केस डायरी उपलब्ध हो जाएगी। इसको आप सभी अपने रूम पर जाकर आज अध्ययन करें। कल पहले घंटे में हम फिर मिलेंगे और इस केस को डिस्कस करेंगे। अधीक्षक ने कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की केस डायरी की प्रति हम सबको उपलब्ध करा दी गई। डॉक्टर साहब की केस डायरी को लेकर हम सब अपने कमरे पर आ गए। उस डायरी पर भी विभिन्न छात्रों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई। पढ़ी लोग तत्काल ही केस डायरी का पारायण करने लगे। कुछ ने खाने पीने के बाद डायरी निकाली और कुछ मस्त मौला टाइप छात्र, जिनकी संख्या अधिक थी, ने घूमने तफरी करने के बाद देर रात तक टेबल लैंप के प्रकाश में उस डायरी का अध्ययन किया। हम में से कुछ ऐसे भी थे जो अपने साथी से ये कहकर सो गए थे, अबे सुबह क्लास जाते समय रास्ते में इस डायरी का जिस्ट बता देना। यहाँ मैं बताना ये आवश्यक समझता हूँ कि ये अंतिम ब्रांड के छात्र बहुत ही मेधावी होते हैं। एक बार ही सुनकर सभी आवश्यक तथ्य आत्मसात कर लेते हैं। यदि ये छात्र पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा और सतर्क हो जाएं, तो मेरिट में उलट पुलट कर सकते हैं। पर भगवान सभी को सब कुछ एक साथ नहीं देता। मैं स्वयं दूसरी श्रेणी के छात्रों में से था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में इतना सिंसियर था, परंतु ये मेरी मजबूरी थी। मुझे आगरा भ्रमण के लिए जितना खर्च मिला था वो प्राइवेट रहने और खाने के लिए ही पर्याप्त था। सो साइट सीइंग, सैर सपाटा संभव नहीं था। मजबूरन मैंने भी खाने के बाद डायरी निकाली और केस डायरी के हर पन्ने को ध्यान से देखा। मनोचिकित्सा विभाग की केस डायरी साधारण मेडिकल केस डायरी से अलग होती है। मरीज यदि पढ़ा लिखा होता है तो वो स्वयं अपना और अपनी बीमारी का इतिहास अपने हस्तलेख में लिखता है। कहते हैं लिखने के ढंग से भी विशेषज्ञ को मरीज के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब की राइटिंग बड़ी सुंदर थी। वर्तनी की अशुद्धियां लगभग नहीं के बराबर थीं। ऐसे लेखन वाला व्यक्ति बहुत स्पष्ट विचार का और लगनशील होता है। डॉक्टर साहब के सुलेख में उनकी स्वयं की गाथा कुछ इस प्रकार की थी। डॉक्टर साहब फतेहपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनका गांव गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा था। डॉक्टर साहब स्वयं आईएएस बनना चाहते थे, परंतु गांव में चिकित्सा सेवाओं के नितांत अभावों ने व परिवार के कहने पर
वो डॉक्टर बनने को राजी हो गए। सिर्फ राजी होने से ही तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता, इसके लिए उच्च मेधा की आवश्यकता होती है। यही डॉक्टर साहब का प्लस पॉइंट था। डॉक्टर साहब बहुत मेधावी थे, अतः वो पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। पहले 2-3 महीने तो मेडिकल कॉलेज की रैगिंग से डॉक्टर साहब का मनोबल काफ़ी गिरा, परंतु रैगिंग खत्म होते ही सहपाठी क्या, उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा के कायल होने लगे। पहले टर्मिनल एग्जाम से ही डॉक्टर साहब मेरिट में नंबर 1 रहने लगे। पढ़ने में कुशाग्र युवकों की ओर मेडिकल कॉलेज में लड़कियां कुछ जल्दी ही आकर्षित हो जाती हैं, पर हमारे डॉक्टर साहब पढ़ने के अलावा शिष्टता और शऊर के भी धनी थे। लिहाजा सभी कन्याएं उनका सानिध्य पाने व उन्हें आकर्षित करने को उत्सुक रहती। उन सुंदरियों के झुंड से अलग एक सीधी सादी लड़की भी थी, जिसने कभी भी डॉक्टर साहब के निकट आने का प्रयास नहीं किया। वो केवल दूर से ही उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखती रहती। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब उन तितलियों का दिल तोड़कर उस चकोर की ओर आकर्षित होते गए और कुछ ही दिनों में अंतरंग भी हो गए। उस लड़की का नाम गीता था तथा डॉक्टर साहब का नाम नारायण था। उस जमाने में ऐसे पौराणिक नाम बैकवर्ड नहीं माने जाते थे। अपने नामों के पहले अक्षर की वजह से गीता और नारायण एक ही ग्रुप में नहीं थे, परंतु जब भी मौका लगता वो दोनों एक साथ ही देखे जाने लगे। इन मुलाकातों में केवल पढ़ने लिखने की बातें ही होती थीं। उन बातों में निजी या भावनात्मकता का पूर्ण अभाव था, मगर बीतते दिनों के साथ बातें पर्सनल और अंतरंग होने लगी। गीता एक अनाथ लड़की थी जो एक महिलाओं द्वारा संचालित धार्मिक संस्था में पली और बढ़ी थी। उस संस्था में मात्र साध्वियां ही थी और संस्था का सारा प्रबंधन उन्हीं साध्वियों के द्वारा ही निष्पादित किया जाता था। साध्वियों के लिए ये भी गौरव की बात थी कि उनके यहाँ की एक लड़की ने इंटर के बाद ही पीएमटी क्लियर कर लिया। साध्वियों की संस्था ही गीता की मेडिकल की पढ़ाई का प्रबंध भी कर रही थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन और हॉस्टल फीस आज के मानकों पर तो पीनट्स यानी कि क्षुद्र मानी जाएगी, पर मेडिकल की किताबें, मैनुअल्स, स्केलेटन सेट समझने के लिए मानव शरीर की सभी हड्डियों का ढांचा काफ़ी खर्चीला हो जाता था। मेडिकल कॉलेजों में एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा हुआ करती थी। सीनियर्स एक इम्तहान पास करने के बाद अपनी किताबें, स्केलेटन सेट आदि अपने जूनियरों को निःशुल्क दे देते थे। ये जूनियर भी पास होने के बाद सीनियर्स से प्राप्त ये निधि अपने जूनियर्स को सौंप जाते थे। ये जूनियर सीनियर परंपरा आर्थिक रूप से कम सक्षम छात्रों के लिए वरदान साबित होती है। टॉपर होने के नाते नारायण को कॉलेज लाइब्रेरी से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती थीं। वहीं गीता का काम नारायण व सीनियर्स द्वारा प्राप्त किताबों से चल जाता था। इंटरवल और लाइब्रेरी में मिलने की स्टेज से कुछ ही दिनों में उनका रेस्टोरेंट, पिक्चर हॉल से पार्क तक से मिलने का सिलसिला चल पड़ा। बातें भी अब निजी और भावनात्मक स्तर पर पहुंच चुकी थीं। नारायण के मन में एक ओर जहां श्रृंगारिकता भाव प्रधान था, वहीं गीता में नारायण के लिए काफ़ी सम्मान था। साथियों के बीच पली गीता स्त्री पुरुष के श्रृंगारिक आकर्षण से एकदम अनभिज्ञ थी। वो नारायण को एक संपूर्ण व्यक्तित्व मानती थी। इसी भोलेपन के चलते गीता के मन में नारायण के लिए देवत्व का भाव था। श्रद्धा और मासल भाव एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इन दोनों का साथ कुछ समय के लिए तो चल पाता है, पर अंततोगत्वा एक को तिरोहित होना ही पड़ता है। यदि मासल भाव तिरोहित होते हैं तो थोड़े दिनों के विषाद और शर्मिंदगी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, परंतु जब श्रद्धा टूटती है तो विश्वास, व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। भल मनसाहत एक अपराध प्रतीत होने लगती है। श्रद्धा का बिखरना विरले लोग ही झेल पाते हैं। एक दिन इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एकांत के क्षणों में नारायण भावनात्मकता से मासलता की ओर बढ़ा तो पहले पुरुष स्पर्श से अपरिचित गीता को अजीब लगा। उसने नारायण को रोकने की चेष्टा की, मगर नारायण इसे प्रणय का प्राथमिक संकोच मान सीमाएं लांघता गया।
और अंत में जब श्रद्धा बिखरने लगी तब गीता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। इस आतंक से उसके मस्तिष्क ने कार्य करना ही बंद कर दिया। वो अर्ध मूर्छित सी हो गई, उसके अंग अंग शिथिल हो गए। नारायण ने इसे अच्छा संकेत माना और मनमानी करता गया। उद्वेग शांत होने के बाद नारायण ने देखा कि गीता अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करने का कोई प्रयास न करके वैसे ही अर्धमूर्छा में पड़ी है। ये देख नारायण को चिंता हुई। उसने स्वयं उसके वस्त्रों को व्यवस्थित किया। गीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। नारायण घबराया। उसने सबसे पहले गीता की नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी, गीता सांस भी ले रही थी। नारायण आश्वस्त हुआ कि गीता जीवित है। उसने गीता को आवाज दी, झकझोरा और फिर पानी के छींटे मुंह पर मारे। तब कहीं गीता चेतन हुई। वो खाली खाली निगाहों से नारायण को देखते हुए भी नहीं देख रही थी। आखिर उसका विश्वास टूटा था, श्रद्धा भंग हुई थी। उसके देवता के द्वारा ही उसकी असमत लूट ली गई थी। गीता का मस्तिष्क सुन्न था। नारायण ने उसे सहारा देकर बिठाया। वो उठ गई। यंत्र चालित सी नारायण के साथ रिक्शे पर भी बैठ गई। नारायण ने उसको गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर छोड़ा। नारायण के सौभाग्य से गेट पर चौकीदार नहीं था, वरना पुरुष मित्र के साथ लौटी गीता के आतंकित और आहत भाव से नारायण के दुष्कर्म को वो भांप सकता था। समय आने पर उसके विरुद्ध एक साक्ष्य भी दे सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। गीता डगमगाते पांवों से हॉस्टल में प्रवेश कर गई। नारायण अपने हॉस्टल लौट गया। श्रद्धा एक और जहां पसंद, प्रशंसा, अभिभूति से होती है, जब भक्ति पर पहुंचती है तब नायक को देवत्व प्रदान कर देती है। अधिकतर देवत्व प्राप्त लोग अपने श्रद्धालुओं की अंधश्रद्धा का लाभ भी उठाते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। श्रद्धा की भ्रांति जब टूटती है तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग विद्रोह कर उठते हैं। परंतु जब श्रद्धा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं तो आदमी स्वयं टूट जाता है। उसे जीवन निरर्थक लगने लगता है। मासलता के भाव से उतरने के बाद नारायण को लगा कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो सुबह कैसे गीता के सामने पड़ेगा, ये सोचकर रात भर सो नहीं सका। उसके अपराध बोध ने उसे पलायन को विवश कर दिया। वो सुबह 4 बजे की गाड़ी पकड़ अपने घर फतेहपुर भाग निकला। अगले दिन जब प्रातः गीता के कमरे से पूजा की घंटी और अगरबत्ती की सुगंध नहीं आई तो पड़ोसी छात्राओं को आश्चर्य हुआ, मगर शीघ्र ही सब अपने नित्य कर्म में व्यस्त हो गईं। गीता मेस में नाश्ता करने भी नहीं आई और ना ही उसने नाश्ता अपने कमरे में लाने को कहा। कॉलेज चलने के समय जब उसके बैच की लड़कियों ने गीता को साथ ले चलने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा हल्की थाप से ही खुल गया। लड़कियां अंदर का दृश्य देखकर जड़ हो गईं। कमरे में सीलिंग फैन से गीता का शव लटक रहा था। जड़त्व से बाहर आकर लड़कियां चीख मार कर भागीं और एक कमरे में घुसकर रोने लगीं। चीख सुनकर चौकीदार भागकर आया। वो भी दृश्य देखकर चकरा गया। अब तक मेस के चाकर भी एकत्र होने लगे थे। चौकीदार को अपने दायित्व की याद आते ही वो वार्डन को सूचित करने भागा। लड़कियों के झुंड भी एकत्र होने लगे। कुछ आश्चर्य से हतप्रभ, कुछ खुले तौर पर रो रो कर सिसक रही थीं। वार्डन आई, कॉलेज प्रिंसिपल आए, पूछताछ शुरू हुई। पता चला गीता के परिवार में तो कोई था ही नहीं। वो एक आश्रम की संवासिनी थी। आश्रम को सूचित किया गया। हॉस्टल में आत्महत्या का मामला, सो पुलिस को सूचना भेजी गई। पुलिस ने आकर शव को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। वहीं उपस्थित 5 लोगों के बयान लेकर पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु शव को मॉर्चरी भेज दिया गया। इसके बाद तो पत्रकारों का हुजूम टूट पड़ा। तरह तरह के प्रश्न। अधिकतर पत्रकार किसी तरह का स्कैंडल खोजना चाह रहे थे। स्त्री की मर्यादा से अधिक उन्हें अपने अखबार की टीआरपी प्यारी थी। सो चटाकेदार खबरें अगले दिन अखबार में छपी। कुछ स्तर के समाचार पत्रों ने बहुत ही संयत ढंग से मुख्य पृष्ठ पर छापा। मेडिकल की छात्रा ने पंखे से लटक कर की आत्महत्या। अगले दिन जब नारायण ने अपने गांव में ये खबर पढ़ी तो उसका सिर चकरा गया। वो अखबार लिए ही जमीन पर बैठ गया।
थोड़ी देर में संयत होने के बाद उसने पूरी खबर को गौर से पढ़ा। संवाददाता ने लिखा था कि पुलिस आर्थिक और प्रेम प्रसंग के कोण से इस आत्महत्या की विवेचना कर रही है। प्रेम प्रसंग पढ़ते ही नारायण की आंखों के सामने हथकड़ी नाचने लगी। पुलिस को उसकी गीता से अंतरंगता का पता चल ही जाएगा। नारायण की अनुपस्थिति उसके दोषी होने की संभावना को बल देगी। अतः उसका कॉलेज में उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक था। वो तत्काल ही कॉलेज के लिए चल पड़ा। गीता की आत्महत्या से सब इतने हतप्रभ थे कि किसी को भी अब तक नारायण और उसकी अनुपस्थिति का ध्यान ही नहीं था। हॉस्टल में उसे देखकर जैसे सभी को इस तथ्य की याद आई कि गीता की मृत्यु से सबसे अधिक नारायण ही विचलित होगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि गीता आत्महत्या क्यों करेगी। नारायण ने बताया, पिछले कुछ दिनों से वो किसी बात को लेकर व्यग्र तो थी, मगर क्यों ये उसने मुझे नहीं बताया। यदि गीता ने अपने मन की व्यग्रता मुझसे शेयर कर ली होती तो संभवतः ये नौबत ही नहीं आती। नारायण बाहरी तौर पर यह कहकर खुद अपने पर आश्चर्य कर रहा था कि उसने कितनी आसानी से झूठ बोलकर अपने ऊपर आसन्न संदेह को टाल दिया। उसे इसका भी भान हुआ कि उसकी 24 घंटे की अनुपस्थिति को किसी ने नोटिस नहीं किया। छात्रा की मृत्यु के बाद कॉलेज में छुट्टी हो गई थी, इसलिए तो कहीं भी क्लास में कोई अटेंडेंस भी नहीं हुई। कुल मिलाकर नारायण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला था। यदि पूरी घटना लोगों के संज्ञान में आ जाती तो प्रेम प्रसंग भी पुलिस की निगाह में आ सकता था और तब नारायण को बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के अपराध में 6 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता था। बहरहाल पुलिस को गीता की आत्महत्या का कोई कारण नहीं मिल पाया। आश्रम की संचालिकाएं भी गीता के बारे में विमुख सी हो गईं, क्योंकि जीवित डॉक्टर गीता उनके और उनके आश्रम के लिए गर्व का विषय थी। वहीं मृत गीता दुखद स्मृति। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद करने की अनुशंसा दंडाधिकारी से की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अनाथालय में पला बढ़ा एक उज्ज्वल भविष्य समय से पहले ही तिरोहित हो गया। पोस्टमार्टम के बाद गीता के मृत शरीर का स्वत्व जताने जब कोई नहीं आया तो मृतका को लावारिस घोषित कर दिया गया। लावारिस शरीर के अंतिम कृत्य की जिम्मेदारी भी पुलिस कर्मचारियों पर आ जाती है। इस अंतिम कृत्य के लिए 20वीं सदी के तीसरे दशक में अंग्रेजों द्वारा लावारिस शवों के डिस्पोजल यानी कि निपटाने के लिए ₹12 स्वीकृत किए गए थे। आज से लगभग 80 वर्ष पहले ये राशि उपयुक्त रही होगी, पर वहीं आजकल जब महंगाई 1000 गुने से अधिक बढ़ चुकी है, तब यह कितनी उपयुक्त रह गई, इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। मोर्चरी गंगा नदी के किनारे होने से पुलिस वाले किसी भी रिक्शे वाले को पकड़कर उसे 12 रुपये देकर शव को गंगा में प्रवाहित करने का निर्देश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। ये अनुचित भी नहीं है। अल्प वेतन भोगी पुलिस का सिपाही अपनी जेब से यदि शास्त्रानुसार अंतिम कृत्य करे तो मृतक को मोक्ष मिले न मिले, सिपाही के बच्चे अवश्य भूखों मर जाएंगे। नारायण के संज्ञान में भी ये बात आई कि गीता का भी शव इसी प्रकार गंगा में प्रवाहित किया गया है। गर्मियों की छुट्टी में जब नारायण अपने गांव गया तो लोगों को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ लगा। वो अधिकतर अनमयस्क और अपने में ही लीन रहने लगा था। नारायण का गांव कानपुर की गंगा से डाउन स्ट्रीम पड़ता है। उसके गांव में गंगा की एक धारा एकाएक उत्तर वाहिनी हो गई। इस कारण से कई शव गंगा की धारा में बहते हुए उसके गांव के तट पर आकर लग जाते थे। इन अनचाहे शवों को घाट के पंडे व मल्लाहों द्वारा फिर से नदी की मुख्य प्रवाह में छुड़वा दिया जाता था। एक दिन जब वो गंगा के किनारे घूम रहा था तब उसे ध्यान आया कि यदि कोई शव कानपुर के किसी घाट में प्रवाहित किया जाए तो पूरी संभावना है कि वो शव धारा के साथ बहता हुआ उसके गांव तक पहुंच सकता है। तब से नारायण प्रतिदिन अपने गांव में गंगा के तट पर आने वाले शवों को खोजने लगा। उसका मानना था कि हो सकता है पुलिस वालों द्वारा प्रवाहित गीता का शव भी उसके गांव के तट पर आकर लग जाए।
कहते हैं मस्तिष्क जिस चीज़ को पूरे मनोयोग से चाहता है वो उसे अवश्य ही मिलती है। संभवतः प्रकृति ने इसी अवधारणा को सत्य करते हुए नारायण को एक दिन नदी में गीता के अवशेष मिल ही गए। उस दिन मुंह अंधेरे ही नारायण गंगा तट को निकल पड़ा। तट पर उसे एक नारी का कंकाल मिला। इस कंकाल की खाल और मांस तो जलीय जंतु का भोजन बन चुका था, मात्र हड्डियों का ढांचा ही बाकी था। इसकी हड्डियां पूर्ण रूप से सुरक्षित थीं। हड्डियों के जोड़ मात्र लिगामेंट्स जोड़ों की हड्डियों को मजबूती से एक दूसरे को जोड़ने वाला ऊतक तंतु के द्वारा जुड़े थे। एनाटॉमी के अध्ययन के लिए ये कंकाल आदर्श स्थिति में था। मात्र कंकाल को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये कंकाल किस महिला का है, परंतु नारायण सनक में उसे गीता का ही अवशेष मान उसे प्यार से उठाकर एक बक्से में बंद कर कानपुर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में लेकर पहुंच गया। विभागीय टेक्नीशियन को वित्तीय प्रलोभन देकर उसने इस कंकाल को हमेशा के लिए संरक्षित कराकर अपने कमरे में ले आया। जिस रोज गीता की कदकाठी का कंकाल लेकर नारायण अपने कमरे में पहुंचा, उस रोज से उसने कमरे के बाहर निकलना बंद कर दिया। वो मात्र नित्य कर्म से निपटने हेतु ही कमरे से बाहर निकलता। तीनों टाइम का खाना भी वो कमरे में ही मंगा लेता। उसके सहपाठियों को नारायण की ये दशा देखकर चिंता हुई। तब उन्होंने वार्डन को सूचित किया। वार्डन को पता चला कि नारायण कमरे में ही गीता के कंकाल से बात करता रहता है, तो उन्होंने उसे मानसिक चिकित्सालय आगरा रेफर कर दिया। तब से आज तक नारायण इसी चिकित्सालय में भर्ती है। इतवार के बाद सोमवार को जब क्लास लगी तो अधीक्षक महोदय ने हम लोगों से पूछा, क्या आप सभी ने डॉक्टर नारायण की केस डायरी पढ़ ली है? सभी ने समवेत स्वर में हाँ बोला। तभी अधीक्षक की निगाह कुछ कानाफूसी करते छात्रों पर पड़ी। पूछने पर वो छात्र तो मौन रहे, पर पड़ोसी छात्र ने चुगली की। सर, इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नारायण की जीवन गाथा पर एक बहुत अडल्ट हिट फिल्म बन सकती है। अधीक्षक मुस्कुराते हुए स्वीकारोक्ति में सिर हिलाकर अपने विषय पर आ गए। डॉक्टर नारायण अपनी काल्पनिक दुनिया में गीता को एनाटॉमी पढ़ाते। सत्र के अंत में जब सभी मेडिकल छात्रों का परीक्षाफल समाचार पत्र में छपता तो जाहिर है कि गीता का नाम उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नहीं होता। डॉक्टर नारायण 6 महीने तक पुनः अपनी दुनिया में गीता को पढ़ाते हैं। पिछले कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है। न हम चिकित्सक अपनी दवाओं और निरंतर काउंसलिंग से डॉक्टर साहब को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में ला पाए, ना ही उन्होंने गीता को पढ़ाना छोड़ा। अब तो ये चिकित्सालय और डॉक्टर नारायण हम लोगों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनका यहाँ होना अस्वाभाविक नहीं लगता। अधीक्षक ने सभी छात्रों को 4 ग्रुप में बांटकर बारी बारी से डॉक्टर नारायण से मिलने का समय तय कर दिया। मैं और मेरे कुछ साथी किन्हीं कारणों से अपनी पारी में डॉक्टर नारायण से नहीं मिल पाए, अतः हम अगले दिन शाम की चाय के समय बिना डॉक्टर नारायण अथवा बगैर अधीक्षक की स्वीकृति के ही डॉक्टर नारायण के रूम पर उनसे मिलने गए। जब हम उनके कमरे के सामने पहुंचे तो अंदर की आवाज़ें बाहर स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। लगा कि डॉक्टर नारायण साहब किसी कन्या से कह रहे थे, देखो ये तुम्हारा एनाटॉमी पास करने का अंतिम अवसर है। ये मर्सी अटेम्प्ट है। यदि इस बार भी तुम फेल हो गई तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। कॉलेज के दिनों में कन्या शब्द बड़ा रोमांचकारी होता है। हम लोगों में उत्सुकता जागी। सावधानी से दरवाजे में थोड़ी सांस रोक के झांका। डॉक्टर साहब किसी एप्रन पहने लड़की से बात कर रहे थे। लड़की की पीठ हमारी तरफ थी। लड़की का चेहरा देखने की लालसा से हम लोगों ने कमरे की खिड़की से झांका। हम में से कुछ को चक्कर आ गया। कंधे पर एप्रन, सिर पर बालों का विग लगाए गीता का कंकाल बैठा था। तो अभी आप सुन रहे थे ये बड़ी ही रोचक कहानी डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित कंकाल। दोस्तों, आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।